विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब तमाम नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक रिटेलिएशन था, वो भारत का जवाब था पहलगाम के लिए। और हमने पहले टेरर कैंप्स को अटैक किया और उसके बाद जब मिलिट्री की तरफ से, पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से रिटेलिएशन हुआ, तो उसके जवाब में हम लोगों ने तब जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को अटैक किया। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट लेकर के हम कल आप तक आए हैं, क्योंकि ये जो डीजीएमओ लेवल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें इस सब जानकारी को दे दिया गया था। लेकिन अब कुछ नई जानकारियां आ रही हैं कि क्या इस्लामाबाद और कराची में भी भारत के डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया। तो इसका अब जवाब साफ तौर पर है कि हाँ, हमला इस्लामाबाद और कराची दोनों में हुआ था, लेकिन दोनों ही जगहों पर सिविलियंस पर नहीं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहां हुआ था। कौन से ये बेसिस हैं और किस हद तक डैमेज हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी निकल करके आई हैं कि हमारे एयर बेसिस और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर जो सीधे हमला किया, प्रहार किया, खूब सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान द्वारा, तो उसको ध्वस्त किस तरीके से किया, ये सारी जानकारी एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले एक कॉन्फर्मेशन आई है जो आपको बता दें। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती, जो कि DG एयरफोर्स हैं, उन्होंने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि और तमाम जो बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, चाहे रहमयार खान हो एयर बेस हो या फिर और भी सटे हुए एयर बेसिस हों, लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन सारी चीजों की जानकारी तो हमने आपको दे दी थी। मैप के माध्यम से आप विस्तृत रूप से देख भी सकते हैं कि हमने कहां कहां अटैक किया और क्या क्या डैमेज किया। उन सारी चीजों का सबूत भी मुहैया करा दिया गया था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक चीज जो शायद उस तरीके से उसके बारे में बात ही नहीं हो पाई, वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने, जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का हमला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ, तो उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान से भी दिया गया। और इसमें इस्लामाबाद और कराची में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के, उनको भी सीधे निशाना बनाया गया। इसको लेकर के चकलाला एक जगह है, आप जानते हैं इस्लामाबाद शहर है और उसी से सटा हुआ और इस्लामाबाद एरिया में ही आता है, ये मिलिट्री का एक एस्टेब्लिशमेंट है। हिंदुस्तान ने न इस्लामाबाद शहर और ना ही कराची शहर पर हमला बोला, लेकिन इस्लामाबाद और कराची शहर में स्थित जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उस पर अटैक किया। इसकी जानकारी अब मिल गई है। तो एक तरफ जहां पर चकलाला जो कि इस्लामाबाद में है, वहां पर हमला हुआ जिसकी जानकारी मिली, उसी के साथ साथ अब जानकारी ये भी मिल रही है कि एक हमला कराची में मलीर कैंट पर भी हुआ, जहां पर बहुत सारा मिलिट्री का इक्विपमेंट और मिलिट्री में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली एयर डिफेंस सिस्टम्स और तमाम चीजें जो इस्तेमाल होती हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया। इसकी जानकारी खुद एयर मार्शल AK भारती ने दी। आइए आपको सुनाते हैं। What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar
going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Yeha class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites. तो जैसा कि आप इस बयान में सुन रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मलीर कैंट, और मैप के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि कहां-कहां वो इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर अटैक किया गया है, और उसमें कराची के पास ये जो आप लाल डॉट देख रहे हैं, यही है मलीर कैंटोनमेंट। मलीर कैंटोनमेंट में डैमेज के और जो हमने किया वहां पर, ये हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक थी, उसके बारे में डिटेल्स AK भारती ने दे ही दी। इसके अलावा जो जानकारी उन्होंने चकलाला के बारे में दी थी वो तो हम आपके साथ साझा कर ही चुके हैं। इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दें जो अब कंफर्म हो गई हैं, और वो ये है कि प्रयास बहुत भारी भरकम किया गया था हिंदुस्तान के एयरफोर्स स्टेशंस पर, हिंदुस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अलग अलग तरीके से हमला करने का। इसमें ड्रोन्स का भी प्रयोग किया गया, इसमें लड़ाकू विमान का भी प्रयोग किया गया, और इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और मिसाइल्स का भी प्रयोग किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको ये बता दें कि भारत ने अपने अलग अलग जो सिस्टम्स हैं जो हमारे डिप्लॉयड हैं, जिसकी जानकारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि मल्टी लेयर्ड एक सिस्टम है जिससे हम अपना एयर डिफेंस करते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। और ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें नया इक्विपमेंट भी है जो हवा में ही जो ड्रोन है या फिर कोई भी और लड़ाकू विमान है, क्वाडकॉप्टर्स हैं जो बम से लैस हैं, उनको जमीन पर आने से पहले ही उनको निष्क्रिय कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उनको फोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए सब तमाम प्रबंध हैं, और सूचना ये दी गई कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया था, जिसके तहत हमारी लैड गन्स, पिठोरा गन्स और आकाश सिस्टम, इसमें नया और पुराना दोनों ही तकनीक को एक साथ एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत कंट्रोल किया गया, जिससे एक ऐसी लेयर बनाई गई कि ये कोई भी इस तरीके का मिसएडवेंचर वो पहुंच ही ना पाए और उसको हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई इस चीज को पेनिट्रेट कर भी लेता है तो इसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत कुछ लोग बंदूक लेकर के भी लैस थे, और उनको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि ये वाले टारगेट उनको लेने, यानी कि अगर बहुत भारी मात्रा में जिस तरीके से ड्रोन्स आए, इसमें से बहुत सारे ड्रोन्स टर्किश मेड थे, तुर्की ने जो मुहैया कराए थे, यह ड्रोन्स कहते हैं इनको भी निष्क्रिय किया गया, इनको भी मार गिराया गया। तो चाहे जमीन पर बंदूक लिए तैनात सिपाही जो कि एंटी ड्रोन गन्स लेकर के बैठे रहते हैं, या फिर ये जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया इस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम द्वारा, और उससे
पाकिस्तान की इन कोशिशों को रोका गया। मैं चाहूंगा कि आप ये और बयान सुने जिसमें इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days war fighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे मलीर कैंट जो कराची में है उसको अटैक किया गया हिंदुस्तान द्वारा, क्योंकि हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर पाकिस्तान अटैक कर रहा था। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई वो ये थी कि सैम सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि जमीन से एक मिसाइल मारा जाए और उसके बाद वो हवा में जा करके अटैक करे। जैसे कि अगर कोई लड़ाकू विमान आ रहा है तो उसको अटैक करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल को डिप्लॉय किया जाए। इस सिस्टम को हमने नस्त नाबूद किया मलीर कैंट में जो कराची में है। इसके अलावा आप जानते हैं कि तमाम ऐसे एयरफील्ड्स थे जिनकी तस्वीरें भी कल साझा की गई, जहां पर कहीं रनवे उड़ा दिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का मिलिट्री स्टेशंस का, कहीं पर जो उनके लड़ाकू विमान हैं और उनके हैंगर हैं, हैंगर पर ही अटैक कर दिया ताकि वो उड़ ही ना पाए। और इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में और भी तमाम जगहों पर उनको डायरेक्टली अटैक किया गया। इस सब की जानकारी हम ऑलरेडी कल दे चुके हैं, इस वजह से उसको दोहराएंगे नहीं। इन सब चीजों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात आज और पता चली जिसके बारे में हमने कल भी उल्लेख किया था, लेकिन उसके बारे में और जानकारी मिली है। नेवी की भूमिका क्या थी इस पूरे ऑपरेशन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के जिस तरीके के मंसूबे थे वो और ज्यादा सक्रिय हो करके हिंदुस्तान पर हमला कर सकता था और हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर जो शहर हैं वहां पर भी हमला कर सकता था। इस वजह से जहां पर आर्मी और एयरफोर्स हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पर पाकिस्तान से लड़ रही थी, यानी कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में जो जमीन से सटा हुआ बॉर्डर है उस पर समुंदर को सिक्योर करना बहुत जरूरी था कि यहां से कोई नापाक इरादे ना बनाए जाएं। और उसके लिए हमारी नेवी पूरी तरीके से तैनात थी और जो जानकारी आज मिली है अभी भी तैनात है। नेवी दो तरीके के काम समुंदर में कर रही है और वो काम है, नंबर 1, जो हमारे वेसल्स हैं जिस पर एयरक्राफ्ट भी रहते हैं, ये वेसल्स घूम फिर के सर्वेलेंस भी करते हैं। तो यहां पर दो तरीके के लड़ाकू विमान हैं नेवी के पास समुंदर में। एक जिनका काम है सर्वेलेंस करना, यानी कि अगर दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई ड्रोन उड़ करके समुंदर के रास्ते आ रहा है, कोई शिप समुंदर किनारे से आ रही है या फिर कोई लड़ाकू विमान समुंदर के रास्ते से आ रहा है, तो सर्वेलेंस में पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और दूसरा, अगर इस तरीके की कोई चीज आ रही है तो लड़ाकू विमान इन वेसल्स पर भी मौजूद हैं जो तुरंत उड़ करके इस तरीके की किसी भी एक्ट को निष्क्रिय कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन अगर हुआ, तो ये हैं डीजी नेवी एएन प्रमोद। उनका ये कहना है कि उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तैनाती लगातार थी कि इस फ्रंट पर पाकिस्तान एक्टिवेट ना हो। उनका यह मानना है कि ये कमजोरी अपनी पाकिस्तान को पता थी, जिस वजह से उसने सी रूट अब तक नहीं लिया है, लेकिन चांस पर कुछ नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ऐसा दोबारा कर सकते हैं। हमारी नौसेना की तैयारी किस तरीके की है उसकी ब्रीफिंग एएन प्रमोद साहब ने दी। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं।
Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि ये जंग किस तरीके से लड़ी जा रही है। कल आपने सुना था डीजीएमओ की तरफ से ये बोला गया कि इसको आप जंग न समझें तो जंग से कम भी ना समझें। ऐसे में तैयारी करनी बहुत जरूरी है और वॉरफेयर अलग अलग तरीके से बदलता रहता है वक्त के साथ। एक पहले आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग ये थी, जो भारत अभी भी अपनाए हुए है, कि हम पहले तो मिलिटेंट ठिकानों पर यानी कि जो टेरर कैंप्स हैं उन पर हमला करेंगे, और क्योंकि हमारे ऊपर एक्ट ऑफ अग्रेशन हुआ तो हम मिलिट्री ठिकानों पर हमला करेंगे। सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। लेकिन चाहे पहलगाम हो या उससे पहले के प्रकरण हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही कार्रवाई हो पाकिस्तान की तरफ से, लगातार सैन्य ठिकानों के अलावा टारगेट इंडियन सिटीजन्स थे पाकिस्तान के। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करें? इस चीज को डीजीएमओ की तरफ से यह बताया गया कि ये एक शिफ्ट इन स्ट्रेटजी है और अलग अलग रणनीति पाकिस्तान अपनाता रहता है, और क्योंकि वो ये एक इवॉल्विंग रणनीति अपनाते हैं तो हमारी भी रणनीति उसी हिसाब से बदलती रहती है। तकनीक बदलती रहती है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से उसमें भी हम लोग अपने आप को तैयार पाते हैं। हमें इस बात का इल्म है, हमें इस बात का एहसास है कि वो तकनीक का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे नुकसान पहुंचाने का, तो तकनीक का ही इस्तेमाल करके कैसे हम अपने आप को बचाएं और कैसे इस पूरे मंसूबे को निष्क्रिय करें, उसका भी प्रयास तकनीक के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन तीनों की ओर से ये बताया गया है। और ये बयान मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम अपनी तरफ से ढिलाई नहीं बरत रहे हैं, और अगर फिर कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और तैनात है। सुनिए ये बयान। That all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। तो ये थी ताजा जानकारी जो हमें लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए। इस्लामाबाद के चकलाला एयरबेस और मलीर कैंट जो कराची में है, दोनों को ही हिंदुस्तान ने निशाना बनाया, क्योंकि इन जगहों से हिंदुस्तान पर अटैक किया जा रहा था। एक जगह सरफेस टू एयर मिसाइल का जो सेटअप था उसको ध्वस्त किया गया, दूसरी जगह एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है और हिंदुस्तान का असेसमेंट ये है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की बात की। लेकिन मंसूबे जिस तरीके के हैं पाकिस्तान के, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग टू चांस, जिस वजह से तैयारी पूरी है। कुछ वीडियोस भी रिलीज किए हैं इंडियन आर्मी ने, इंडियन डिफेंस ने, ये बताते हुए और देश को आश्वस्त करते हुए कि
हमारी फोर्सेस तैयार हैं। देखिए ये वीडियो। तो इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।